चलिए तो हम जी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है कॉस्ट ऑफ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। अब आपने बताना है कि आप जितना आपका एक्सपेंस इंक्रीज करता है उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स क्या होता है। ये बात यहाँ पे अगर आप देखो इस टेबल में उसने आपको क्लियर किया हुआ है। पहले हमने यहाँ पे एक चीज देखी थी पीछे, यहाँ पे कि हम इंटरेस्ट जो होता है वो पहले पे करते हैं और टैक्सेस जो हमने गवर्नमेंट को पे करने होते हैं वो बाद में करते हैं। ऐसी बात थी ना। वो हम टोटल अपनी इनकम करके उसके बाद हम उसको पे करते हैं टैक्सेस को। लेकिन जो हमने लोन इंटरेस्ट वगैरह पे करना होता है वो हम इनकम को टोटल करने से पहले ही पे कर देते हैं। यहाँ पे वो यही कह रहा है। अब एक कॉरपोरेशन है आपके पास ए, सेकंड कॉरपोरेशन है आपके पास बी। अब इसका देखते हैं कि इसमें कैलकुलेशन जो हुई है वो प्रॉफिट किसको हो रहा है, किस केस में आपको ज्यादा मतलब प्रॉफिट होता है। कि जब आप वो पे करते हो, लोन लेते हो, तब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, या जब ओनर्स जो है वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है मतलब ओनर्स इक्विटी के अकॉर्डिंग अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको ज्यादा अर्निंग होती है। कारपोरेशन ए में क्या था, 400,000 थे उनके पास। ठीक है, टैक्सेस का और एक्सपेंस से जो इंटरेस्ट है उससे पहले की इतनी इनकम थी उनकी। ठीक है, और एक कॉर्पोरेशन बी की भी सेम थी। उनका जो अर्निंग थी उनकी दोनों की सेम थी। और नेक्स्ट कॉर्पोरेशन ए ने क्या किया, अपने एक्सपेंस पे कर दिए 100,000। ठीक है, और इसके पास जो अर्निंग रहेगी वो अब इसके पास 300,000 रहेगी। जबकि कारपोरेशन बी ने कोई एक्सपेंस नहीं लिया हुआ था, इसने कोई लोन नहीं लिया हुआ था। ठीक है, इसके पास डेब्ट था ही नहीं तो इसने पे भी नहीं किया, सारी बात है। तो इसकी अर्निंग कितनी आ गई, 400,000। अब जो गवर्नमेंट का टैक्स था वो तो 35% ही अप्लाई होना था मॉडल रेट के अकॉर्डिंग। वो 35% अप्लाई हुआ, अब इस पे 35% अप्लाई हुआ टैक्स, तो वो अमाउंट बनी ये। ठीक है, अब इस कंपनी ने कारपोरेशन ए ने इतनी अमाउंट गवर्नमेंट को पे की है, जबकि कारपोरेशन बी क्या है उसने इतनी अमाउंट पे की है। अब देखो, ये कारपोरेशन ए ने की अमाउंट ये वाली कम थी अर्निंग, क्योंकि इससे पहले इसने एक्सपेंस पे कर दिया है। अपना जो इसने लोन लिया हुआ था, जो डेब्ट थे इसके, इसने वो पे कर दिए। तो अर्निंग अब इसकी टोटल ये बने, तो गवर्नमेंट इस अर्निंग के अकॉर्डिंग ही उससे टैक्स लेगी। तो अब ये इतना टैक्स क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगी, और ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इतना पे करेगी। अब इसमें से इसको माइनस करो तो आपके पास ये अमाउंट आती है। ठीक है, 400 में से 140 को माइनस करो तो आपके पास ये वाली अमाउंट बनेगी। अब इसमें डिफरेंस देखो, 260 में से माइनस करो 195 को तो आपके पास बचता है 65,000। जबकि यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ डिफरेंस इसका 100,000 का आ रहा था। तो कारपोरेशन बी को कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, 100,000 का। क्योंकि इसने 100,000 जो थे वो एक्सपेंस पे कर दिया, कारपोरेशन बी ने नहीं पे किया। तो मतलब कारपोरेशन बी का वो ओनर्स इक्विटी ने में जाना चाहिए था, ओनर को जो था वो प्रॉफिट होना चाहिए था। लेकिन जबकि अगर आप इन दोनों की कैलकुलेशन टोटल के बाद इनको माइनस करके चेक करो तो इनमें तो डिफरेंस सिर्फ 65 का आ रहा है। तब यहाँ पे 100,000 था, 100 ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 65 आ रहा है। तो यहाँ पे कितने परसेंट का फर्क पड़ा, वो आप यहाँ पे नीचे उसने फार्मूला दिया हुआ है कि 35% जो है 1 - 35% टैक्स रेट जो भी अप्लाई हुआ है। यहाँ पे 35 हुआ है तो आपने उसको क्या करना है, 35 1 - 35 करोगे और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100,000 से। तो वो आपका डिफरेंस आ जाएगा। आप ऐसे भी डिफरेंस निकाल सकते हो और ऐसे भी डिफरेंस निकाल सकते हो। इनका जो कहने का मकसद था वो ये था कि अगर आप डेप्ट लेके अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हो तो उसमें आपकी अर्निंग जो है वो ज्यादा हो सकती है, बजाय ये कि आनर खुद ही सारी इन्वेस्टमेंट करे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को आपकी टोटल अर्निंग से मसला है। मतलब टोटल अर्निंग पे ही गवर्नमेंट ने टैक्स अप्लाई करना है। अगर आपकी टोटल अर्निंग ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स अप्लाई करेगी, अगर आपकी टोटल अर्निंग कम होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, आप पे कम टैक्स अप्लाई करती है। तो इसलिए कंपनीज क्या होती हैं, वो डेप्ट ले लेती हैं, और जो उन्होंने अगर बाहर से रॉ मटेरियल वगैरह मंगवाया है ना, तो वो सारा कुछ मंगवा लेती हैं और उनको पे किया कब करती हैं, एट द एंड ऑफ ईयर उनको क्या करती हैं, वो पे कर देती हैं। और फिर वो जो सारी चीजें होती हैं वो यहाँ पे वो उनकी पे हो जाती है। इससे फायदा क्या होता है, एक वो गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता उन्हें, और दूसरा उनकी वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं वो भी बाय होते रहते हैं।
ठीक है, उनका भी साथ ही साथ क्या होता है, जो अमाउंट है उनको भी पे होती रहती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? जी मैम, जरा मुझे ऊपर से भी समझा देंगे इसका जरा, हैंडआउट्स पे फ्लैट टैक्स रेट जो ऊपर लिखा। यहाँ पे नीचे भी 2 पॉइंट्स में इसने इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। फ्लैट टैक्स से ऊपर ये मार्जिनल और मैम नहीं, नीचे। फ्लैट टैक्स से नीचे ये, यहाँ से वरीशा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, ये नहीं है जहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज ओनली वन टैक्स रेट। देयर इज ओनली 1%। मैम इस टेबल से ऊपर है। ओके, जी मैम यही ये आ गया। कौन सा पॉइंट है? फ्लैट टैक्स रेट मैम, इसका ठीक है, पहला पॉइंट। अच्छा अच्छा। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये फ्लैट टैक्स रेट वो होता है जो सारी कॉर्पोरेशंस के लिए सेम रहता है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 35% ही उसको मिला है जिसकी अर्निंग आपकी कितनी हो रही है, 300,000। और 35 ही उसी पे अप्लाई हुआ है जिसकी आपके पास 400,000 है। कुछ गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं वो फ्लैट टैक्सेस होते हैं, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम होते हैं। उनकी अर्निंग जितनी भी हो रही है, इनकम उनकी जितनी भी हो रही है, तो वो कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट सबके लिए सेम ही अप्लाई करती है, एक ही अमाउंट रखती है। ठीक है, जी वो ऑर्गेनाइजेशन, वैसे जो जनरली ज्यादा टैक्स होते हैं वो अप्लाई होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साइज को देख के। स्मॉल है तो कम अप्लाई होंगे, लार्ज है मीडियम है तो फिर ज्यादा अप्लाई होंगे। लेकिन कुछ टैक्सेस होते हैं वो फ्लैट ही रहते हैं। ठीक है, सेम रेट होता है उनका सब सबके लिए। और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं मैम। अब बशीर, आपका कोई क्वेश्चन?